ये नो डिनाइंग द फैक्ट कि आप लोगों ने कोरोना को लेकर जो रिएक्टिव रिस्पॉन्स होता है वो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन मैं कुछ बेसिक चीज़ें, क्योंकि आपको हमने अक्सर देखा है कि लोगों की आप बात रखते हैं, ज़मीन से चीज़ों को लेकर आते हैं। सर, जब मोदी जी आए, जब आपकी सरकार बनी कई सालों के बाद 2014 में, तब क्रूड ऑयल के जो प्राइस थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो $106 प्रति बैरल था और 106.85। आज वो है करीब 73। तब पेट्रोल के प्राइसेस थे जो हम लोग देखते थे, जब हमने हंगामा देखा, सब लोगों को देखा, करीब 72 रुपये। आज 100 के ऊपर चला गया है, कई जगह 107 है, मुंबई में 107 है, दिल्ली में 100 के ऊपर है। ये बेसिक चीज़ें सर जो लोगों को चुभ रही हैं। आप ये बताइए निशान जी, क्या कोई भी देश और कोई भी सरकार, देश की बात मैं कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ, कोई सरकार पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ें ये अफोर्ड कर सकता है क्या? ये जो है वो पसंद कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं कर सकता। कोई ना कोई तो मजबूरी होगी, कोई ना कोई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई ना कोई बात होगी जिसकी वजह से ये आज स्थिति है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। मैं कहूँ जी बिल्कुल ठीक है, उनके समय में इतना था तो नहीं। मैं मानता हूँ कि पेट्रोल हो, डीजल हो, इसके दाम जब बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से आम लोगों पर असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, पड़ता है। इसीलिए कह रहे हैं, ये कहूँ मैं कि नहीं ये कोई नहीं पड़ता असर। हम इसी देश में रह रहे हैं, इसी धरती पे रह रहे हैं। लेकिन हमें जो है वो उन तमाम परिस्थितियों को, मैं बहुत टेक्निकल बातें करूँगा तो लोगों के समझ में नहीं आएगी। क्रूड ऑयल से लेकर के और पूरे वर्ल्ड मार्केट से लेकर ये वो करूँगा तो किसी को नहीं समझ में आती। टैक्सेस कम किए जा सकते हैं सर? टैक्सेस जो है वो स्टेट और सेंटर के जो है, सेंटर के तो बहुत ना के बराबर होते हैं। आपको लगता नहीं उस पर कम करने की थोड़ी ज़रूरत है? सेंटर के लगभग जो है वो 20 से 30% तो सेंटर का होता है। 70% के इर्द गिर्द स्टेट के टैक्सेस होते हैं। बहुत चुभ रहा है लोगों को। हाँ, चुभता है सर। चलिए, पार्लियामेंट की बात हो गई, ये बात हो गई कि क्या क्या इश्यूज़ होंगे, क्या क्या होगा। मुझे एक आपसे चीज़ जाननी है। आप तो यूपी को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या लग रहा है आपको? यूपी में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार फिर से आएगी। और इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ज़मीन की हकीकत है, जो ज़मीन की सच्चाई है, उसे कोई अगर देख कर भी इग्नोर कर दे तो उससे बड़ा नादान कोई नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर जो है वो एक्सपेरिमेंट बहुत हो रहा है। पहले पिछले चुनाव में 2 हंसों की जोड़ी मिली थी और उसके बाद उन्होंने फिर गाना गाना शुरू कर दिया कि 2 हंसों की जोड़ी बिछड़ गई रे, गजब भयो रामा गजब। वो दोनों चले गए। फिर सुना है कि कुछ अपना ख्याली पुलाव चल रहा है। लेकिन वहाँ पर अराजकता, गुंडागर्दी और शांति। देखिए, यूपी में या बिहार में सबसे बड़ा जो एक समस्या होती थी गुंडागर्दी की थी। कोई आदमी सुरक्षित नहीं, गुंडे एकदम अपने हिसाब से अपना पूरा साम्राज्य चलाते थे। अभी इस दौरान जो है वो पूरी तरह से ये व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, ख़त्म हो गई, या जेल के सीखों के अंदर है और या फिर जो है ऊपर पहुंच गए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ओवैसी जी लैला मजनू की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, वो कुछ कर पाएंगे? देखिए, मुझे क्या लगता है कि उनके नए जुमले हैं। मुझे याद है आप पार्टी को कई बार लाइंस दिया करते थे कैंपेन स्ट्रैटेजी। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग जो है वो पॉलिटिक्स में भी जो है वो एंटरटेनमेंट के पीस होते हैं, तो इसलिए उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या मुसलमान जो है वो बीजेपी से डरा हुआ है? ये सवाल हर एक के मन में। ये जो लोग कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, इसका मतलब मुसलमानों के ताकत पे और शक्ति पे और सोच पे और इच्छा शक्ति पे वो सवाल खड़े करते हैं। नहीं, लेकिन नकवी जी क्यों डरेगा भाई? वो क्या पेड़ पे बैठा हुआ है कि कोई आएगा हिला देगा और भाग लेगा? ऐसा नहीं है। तो फिर मुझे एक बात बताइए, अगर नहीं डरा हुआ है तो क्या वजह है कि अभी जो हमने चुनाव देखे, बंगाल में कई जगह जो बीजेपी के पास मुस्लिम कैंडिडेट्स थे उनको कई बूथों पे सिर्फ सिंगल डिजिट में वोट मिला। असम में आपकी सरकार बनी है, 31 जो मुसलमान चुनकर आए उनमें से एक भी बीजेपी का या उनके अलायंस का नहीं है। मैं मानता हूँ कि अभी भी क्या बीजेपी अनटचेबल है? नहीं, अनटचेबल तो नहीं है। लेकिन मैं एक बात समझिए कि ये क्या लोगों के दिमाग में जहर एक दिन में तो नहीं आया है, बीजेपी ने तो भरा नहीं है। जो बीजेपी के अपोनेंट्स हैं उन्होंने
एक ख़ासतौर से अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के दिमाग में बीजेपी को एक विलेन और खलनायक के रूप में बहुत साल से पेश किया है और वो एक लोगों के दिल और दिमाग में बस गया। लेकिन अभी जो नई जनरेशन आई, नई सोच आई, उसने कहा नहीं, ये सब हो चुका बहुत, हमारा क्या कर लेगा कोई, हम जो है हमारे वोट की ताकत है, हम वोट करेंगे। और इसलिए जो है वो अगर आप देखें तो 2014 का इलेक्शन था, उसमें लगभग 14%, 13-14% मोदी जी को वोट मिला। 19 में जो है वो लगभग 20-22% मिल जाता है वोट। तो वोट हो रहा है, लेकिन क्योंकि बीजेपी के बारे में जो परसेप्शन बनाया गया है और ख़ास तौर से जो सेकुलर सिंडिकेट ने बनाया है, वो ये बनाया कि आप बीजेपी को तो मत देना, किसी को दे देना। उसका नतीजा ये है कि जो लोग जिन्होंने बनाया था वो सिमटते सिकुड़ते जा रहे हैं, बीजेपी को नुकसान नहीं है कोई। सर, क्या आपको लगता है कि अभी भी मोदी जी के ऊपर जो मुस्लिम समुदाय है उसको भरोसा है? बिल्कुल है भरोसा, देश के सभी लोगों का मोदी जी पे भरोसा है और रहेगा। और मैं मानता हूँ कि अगर आप देखें तो किसी ने आज तक ये सवाल नहीं किया कि मोदी जी के शासनकाल में अमुक समाज का एम्पावरमेंट हुआ, अमुक का नहीं हुआ, अमुक का डेवलपमेंट हुआ, अमुक का नहीं हुआ, समान रूप से हुआ। और इसलिए मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा कभी नहीं रहा है, एक बात समझ लेने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक भी जो हमारा पॉलिटिकल अपोनेंट है उसने आज तक ये नहीं कहा कि मोदी जी ने मुसलमानों का विकास नहीं किया, हिंदुओं का नहीं किया, सिखों का नहीं किया, ईसाइयों का नहीं किया। इस पे सवाल ही नहीं करते वो। भाई ये सरकार डेवलपमेंट की सरकार है, डिलीवरी की सरकार है, और मोदी जी का जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो डिलीवरी हुई है उसकी, खाली डेवलपमेंट कागज़ों पे नहीं रहा है। और अगर आप 7 सालों में देखें, जो चीज़ भी बीजेपी ने कहा, जो चीज़ भी मोदी जी ने कहा, उसको हमने ज़मीन पे उतारा है। हमने कहा ट्रिपल तलाक। लेकिन देखिए, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन एक और चीज़ है, अगर हम कैबिनेट की बात करें तो अगर मुस्लिम समुदाय देखता है तो एक नकवी जी दिखाई देते हैं, और कोई फेसेस क्यों नहीं दिखाई देते? देखिए ऐसे ही होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ लाखों कार्यकर्ता हैं, लाखों लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अगर आप कांग्रेस के समय में देखें ना, कहेंगे साहब वही 1-2 लोग दिखते थे, तो दिखते का मतलब ये नहीं होता कि वही लोग हैं, और लोग भी हैं। इसलिए ये कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। कई लोग कहते हैं साहब पार्लियामेंट में बहुत कम प्रेजेंस है। कांग्रेस के समय में पार्लियामेंट में जो है वो बहुत लोग हुआ करते थे, कोई 50 होते थे, 60 होते थे। क्यों सच्चर कमेटी बनानी पड़ी इनको? क्यों इनको जो है सच्चर कमेटी से लिखवाना पड़ा कि साहब मुसलमान बेरोज़गार हैं, उनका एम्पावरमेंट बिल्कुल नहीं है, जेल में ज़्यादा हैं और बाहर कम है? ये तो इन्होंने करवाया ना। तो इसलिए ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ज़रूरी है, लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की गारंटी नहीं हो सकता। देखिए, आप सोशियो इकोनॉमिक की आपने बात की, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की आपकी बात की, लेकिन अब जैसे हमने देखा पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो रही है यूपी में। कुरैशी साहब, आप लोग के टाइम पे ही वो चीफ इलेक्शन कमीशन, उन्होंने एक आर्टिकल में सीधे सीधे मेंशन किया कि इसकी जो टाइमिंग है, ये कभी भी करते कोई दिक्कत नहीं थी, इसकी जो टाइमिंग है वो सवाल खड़े करती है कि इलेक्शन को सेंट्रिक करके किया गया है और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, का पॉपुलेशन कंट्रोल में क्या किसने कहा कि सिर्फ मुसलमानों के पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो रही है? अरे भैया, सारे जो लोग हैं उनके पॉपुलेशन कंट्रोल की बात है ना ये, और वो भी जागरूकता के और प्रोत्साहन के ज़रिए हो रही है, कोई इसमें गोली चला के नहीं हो रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई रिफॉर्म होती की बात आती है तो कुछ लोग जो है उस रिफॉर्म को पे जो है वो कम्युनल तड़का लगाने की कोशिश करते हैं, और इसमें भी यही कर रहे हैं वो। किसने कहा कि ये मुसलमानों के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल की बात है और किसी के लिए नहीं है? ये तो सब लोगों के लिए है भैया। अच्छा, उनका एक और पॉइंट है जो मैं आपसे समझना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जब हम मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं और जो एक्सट्रीम राइट विंग है वो कहते हैं कि इनकी आबादी ज़्यादा है, और ये सबको पता है, ऐसा कहा जाता है, कई जगह होता है, ये बात कही जाती है। उन्होंने कहा कि लेकिन इसकी वजह क्या है, और सच्चर कमेटी का आपने कहा इसकी वजह है पॉवर्टी और इलिटरेसी। इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता है। अरे तो मुस्लिम समुदाय के आप ये बताओ, एक बेचारा गरीब परिवार है, उसके यहाँ 10-10 बच्चे हैं, तो वो कहाँ से बच्चों को पढ़ा सकता है? फिर उसके बाद वो या तो भेज देगा कहीं टायर के पंचर की दुकान पे, या किसी दुकान पे, या किसी फैक्ट्री में छोटे मोटे उसको काम करने के लिए। पढ़ाई तो नहीं करा सकता है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उन समाज नीचे के गरीब तबकों में, कमज़ोर तबकों में ये बात है। और इसके लिए आपको मैं 75 वाली और उससे पहले की भोंडेपन से मैं जनसंख्या जो नियंत्रण है उसके पक्ष में नहीं हूँ।
जिस समय उसमें कांग्रेस ने किया था। हाँ, जागरूकता की ज़रूरत है, प्रोत्साहन की ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि देश की सबसे बड़ी जो आबादी है, उस आबादी से ये काम शुरू हो रहा है, तो ये स्वागत योग्य है। प्रियंका गांधी यूपी में, आपको लगता है कोई छाप छोड़ पाएंगी वो? असल में ये जो परिवार है, इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी जो है वो सामंती सुरूर और सत्ता के गुरूर से बाहर नहीं निकला है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इनको अभी भी ये लगता है कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी सियासत जो है वो संविधान है। जब तक इससे ये बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये ज़मीन नहीं देख पाएंगे। अभी भी इनके अंदर वही सामंती सुरूर और एक सीमेंट के सिकुड़ के रह गई है एक परिवार के इर्द गिर्द ये पार्टी। उससे और देख रहे हैं आप क्या हासिल हो रहा है। इसलिए इन्हें न तो पहले कोई तर्क है, ना इनके पास तथ्य है, ना तो ये जो है उन्होंने कहा कि संघ के लोग उनकी पार्टी में घुस गए, राहुल गांधी ने। देखिए ऐसा है इसका मतलब ये है कि वो अपनी पार्टी को पूरा खाली करना चाहते हैं और कुछ नहीं कह सकते हम। अब खाली माँ बेटी और ये बेटा रह जाएगा। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये मेरे मन में बहुत सवाल रहता है। राहुल गांधी जो हैं वो डिफेंस पर इतनी अहम बैठक से वॉकआउट कर जाते हैं। अगर बॉर्डर पर बात करना ही चाहते थे तो इसमें क्या दिक्कत है, आपको क्या लगता है? पार्लियामेंट में आपने सुना होगा उनको, पार्लियामेंट के बाहर भी सुना होगा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि तर्कों की कंगाली व्यक्ति को कुतर्कों का मवाली बना देता है। आज की तारीख में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नकवी जी की लाइन कब आएगी। आज की तारीख में लगभग ऐसी स्थिति इनकी हो गई है। नॉन इशू, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि भाई एक पार्टी है, अपोजिशन होना चाहिए कि स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपोजिशन को काम करना चाहिए। लेकिन अगर खुद अपोजिशन जो है कुल्हाड़ी पैर पे मारने की बात छोड़िए, जेब में और झोले में कुल्हाड़ी ले करके और घूम रहा हो, जहाँ मौका मिले अपने पैर पे मार ले, तो उसका तो इलाज हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम बात करते हैं पार्टी के एक्सोडस की, कि अगर कांग्रेस में से लोग निकल के बीजेपी में आ रहे हैं, जो कि एक ट्रेडिशन रहा है, हमेशा ऐसा होता है, कई बार आपके भी उधर गए, उधर के भी इधर आए, लेकिन हमने देखा इसका बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा बंगाल में। 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को टीएमसी के टिकट दिया गया और 31 जीत कर आए हैं मुश्किल से। आपको लगता नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट अब बड़ा पुराना होता जा रहा है, उनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं? जब पार्टी टिकट तय करती है तो उसमें जीतने की क्षमता, पार्टी के उम्मीदवार की छवि, ये सारी चीज़ें देख के तय करती है। और मुझे लगता है कि इसको नुकसान के रूप में हम नहीं देखते। हम 3 सीटें थी हमारे पास बंगाल में, कितनी, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास जो है वो पहले से ही 100 सीटें थी और हम कुछ घट गए। तो इसलिए हमें उसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। आने वाले दिनों में हम मानते हैं कि जो पार्टी में जो लोग आना चाहते हैं, बीजेपी एक ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसने कि अपने पार्टी के ऑफिस पे नो एंट्री का गेट नहीं लगा रखा है। जो आना चाहता है आए, पार्टी उसका जो है वो आकलन करती है, उसके बाद जो है वो स्क्रूटनी करती है, उसके पार्टी डिसाइड करती है। तो इसलिए हम क्लोज पार्टी नहीं है कि जैसे इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में जो है आरएसएस के लोग घुस गए, कांग्रेस ने कहा, तो वो उस तरह का हमारा नहीं है। कांग्रेस जो है हमारे लिए कोई ये नहीं है कि जो कांग्रेस से आ रहा है वो अछूत है और किसी जो है वो उसको हम एंट्री नहीं देंगे। तमाम अच्छे लोग भी कांग्रेस पार्टी में है। ऐसा थोड़ी ऐसा हो सकता है कि हम इनकी सोच की तरह नहीं है कि बीजेपी में जो है वो गलत है, जो भी रह रहा है बीजेपी में वो गलत है, ऐसा नहीं है। नकवी जी की क्या सोच है सिडेशन लॉ को लेकर? क्योंकि अभी जो आंकड़े बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट परेशान है कि इतना पुराना कानून चल रहा है, 165% केसेस उसमें बढ़े गए। अभी हरियाणा में देख रहे हैं किस तरीके से किसानों के ऊपर लगा दिया गया, बड़ा फ्रीक्वेंटली, बड़ा इजीली लगा दिया जाता है। उसमें एक निशान जी बात समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी क्या है, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी जो है वो पता नहीं चल पाती थी। आज जो है वो ऐसे कॉन्स्पिरेसी में शामिल लोग एक्सपोज हो रहे हैं तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ जो हैं उसमें कार्रवाई कर रही हैं। तो ये कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। मैं भी ये कहता हूँ कि कोई ऐसा इसका किसी चीज़ कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखें तो 1500 ऐसे कानूनों को रिपील किया गया है, ख़त्म किया गया है इसी सरकार में। इसलिए भी देखिए सितारों के आगे जहाँ और भी अभी वक्त के इम्तहान और भी है। नकवी जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रश्नकाल में हमारे लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू सो मच सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।